लिया हमने. नाउ वील मूव टू प्लेट्यूज. प्लेट्यूज यानी नथिंग बट एन अपलैंड जिसका सरफेस है, उसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है. माउंटेन्स भी जो होता है वो भी अपलिफ्टेड होते हैं, लेकिन उनका जो टॉप है वो कॉनिकल होता है. इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. ये उनको हिल्स से जो है डिस्टिंग्विश करता है. हायर देन द सराउंडिंग रीजन और टॉप उनका जो टॉप है वो सरफेस फ्लैट होता है. दैट इज द टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेट्यूज. ये जो होता है कैसे प्लेट्यूज डेवलप होता है. प्लेट्यूज है वो अगर दो रेंजेस डेवलप हो रही है बहुत ही पास में, कोल्ड माउंटेन्स, तो उसके बीच का लैंड भी कभी साथ साथ अपलिफ्ट हो जाता है, तो उसे इंटरमॉन्टल प्लेट्यू कहते हैं. यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के साथ साथ अगर कोई लैंड इस तरह का अपलिफ्ट हो रहा है तभी प्लेट्यू बन सकता है. कभी कभी लावा के डिपोजिशन से, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके नीचे अगर लावा हो रहा है, लावा अगर बेसाल्टिक लावा है तो वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा. वॉल्केनिक आइलैंड की तरह वो कॉनिकल नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से स्प्रेड होगा. मैंने बताया था बेसाल्ट इज लाइक वाटर, मैंने उसके साथ सिमिलर किया था. तो वो फैलता जाएगा और उसे डिपॉजिट जो है लावा इस तरह का कुछ एरिया में डिपॉजिट होगा कि आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स इट विल रेज लाइक अ प्लेट्यू. तो लावा के डिपोजिशन से भी प्लेट्यू होता है, विंड के डिपोजिशन से भी प्लेट्यू क्रिएट होता है. विंड जो है वो एक इरोजनल एजेंट है. कहीं और से डेजर्ट से या माउंटेन्स रेंजेस को वो इरोड करके उसके जो फाइन सेडिमेंट्स होते हैं वो अगर किसी एक जगह पे विंड जो है डिपोजिट करता रहता है तो उसका कंपरेशन होके, उसका सॉलिडिफिकेशन होके फिर वो एरिया भी एक प्लेट्यू की तरह जो है अपलिफ्ट हो सकता है. किसी अपलैंड को टॉप सरफेस जो है वो ग्लेशियर भी कर सकता है. ग्लेशियर जो है वो भी एक इरोजनल एजेंट है. वो नीचे के सरफेस को बहुत ही स्लोली मूव कर करके नीचे की जो एरिया है उसको इरोड करता रहता है, उसको फ्लैट बनाता रहता है. तो इसी तरह से अगर कोई हायर अल्टीट्यूड पे ग्लेशियर्स है तो ग्लेशियर्स भी इस तरह के जो है प्लेट्यूज क्रिएट कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स: इंटरमॉन्टल प्लेट्यू, बोलिविया प्लेट्यू, तिबेटन प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया कोलोराडो प्लेट्यू, एनातोलिया प्लेट्यू इन टर्की, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, ओजार्क कटंगा इन अफ्रीका, डेक्कन प्लेट्यू इज इन इंडिया, ओजार्क प्लेट्यू इन यूएसए, इथोपियन हाईलैंड, इथोपिया, अफ्रीका. ग्लेशियर प्लेट्यू के मैं तो एग्जाम्पल दूंगी. एक है इंडिया का गढ़वाल प्लेट्यू, लॉरेशियन प्लेट्यू इन कनाडा, लावा प्लेट्यू है बहुत सारे, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू इन यूएसए, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, शांट प्लेट्यू इन म्यांमार. ऐसा पढ़ने से शायद आपको याद नहीं रहेगा एंड आई वॉन्ट बी सेटिस्फाइड. मैं आपसे ही समझाऊंगी. बोलिविया प्लेट्यू, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैंने बताया था इंडीज पास हो रही है. इंडीज यहाँ पे जब यहाँ से इस तरह से जा रही है तब यहाँ पे थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है और बीच का जो लैंड है वो इन दो रेंजेस के बीच में अपलिफ्ट हो जाता है और उसे बोलिविया प्लेट्यू कहते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो कंट्री वो बोलिविया है, सो इट इज कॉल्ड एज बोलिविया प्लेट्यू. रॉकीज माउंटेन और उसकी जो यहाँ पे रेंजेस है सियरा नेवाडा और कास्केड रेंज, उन दोनों के बीच का लैंड अपलिफ्ट हो गया है. इसका दो पार्ट्स किए थे हमने. नॉर्थ में कोलंबिया प्लेट्यू, स्नेक रिवर पास हो रही है इसलिए उसको कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू भी कहते हैं. नीचे जो है कोलोराडो रिवर पास हो रही है, उस प्लेट्यू को कहते हैं कोलोराडो प्लेट्यू. यूएसए में यहाँ पे रॉकीज है, यहाँ पे अपलाचियन माउंटेन्स है, बीच में जो है प्लेन रीजन है, लोलैंड रीजन है, वहां पे एक छोटा सा अपलिफ्टेड पोर्शन है प्लेट्यू, जिसे ओजार्क प्लेट्यू कहते हैं. इसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू दो माउंटेन्स के वजह से अपलिफ्ट नहीं हुआ है. लेकिन ये एक है वो है इंटरमॉन्टल प्लेट्यू. टर्की में ये है नॉर्दर्न साइड पे पॉन्टिंग रेंज, सदर्न साइड पे है टॉरस रेंज और उसके बीच का पूरा पोर्शन इंटरमॉन्टल प्लेट्यू, उससे अनातोलिया प्लेट्यू कहते हैं. इस अनातोलिया प्लेट्यू की वजह से टर्की का जो एटमोस्फेयर है काफी कूल रहता है. सराउंडिंग सऊदी अरेबिया कंट्रीज हैं और इन सब कंट्रीज जो है वो काफी हॉट रीजन्स हैं. बट ये जो है वो सी सरफेस से उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से टर्की का एटमोस्फेयर काफी यूरोपियन या काफी कूल एटमोस्फेयर रहता है. लोएस्ट प्लेट्यू यानी कि ये प्लेट्यू जो विंड डिपोजिशन से बनता है. मैंने बताया था विंड जो है वो भी डिपोजिशन करके प्लेट्यूज क्रिएट करता है. ये है चाइना, और चाइना में यहाँ सेंटर पे है एक प्लेट्यू, लोएस्ट प्लेट्यू. ये लोएस्ट प्लेट्यू कैसे जो है बनता है, यहाँ पे इस बॉर्डर के बाद यह ऊपर रशिया.
रशिया जो है काफी बड़ा लैंडमास है। वहां पे एक ये लैंडमास पे ये क्या होता है, विंटर सीजन में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ये सब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी कराऊंगी तब ज्यादा समझ में आएगा, बट सिंपल वे में मैं कहूँ तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो ठंडे विंड्स होते हैं विंटर के दौरान वो यहाँ पे इस तरह से फ्लो करते हैं कि हर एक डायरेक्शन में जो है वो इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट करते हैं विद हाई स्पीड। यहाँ से इस सेंट्रल रीजन से विंटर सीजन में ठंडे विंड्स यहाँ हर एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इंडिया जो है वो नीचे बच जाता है बिकॉज ऑफ हिमालयस। लेकिन चाइना में जो क्या होता है कि वो विंड्स यहाँ चाइना में भी एंटर करते हैं और यहाँ पे जो है एक माउंटेन रेंज है, अल्ताइन माउंटेन रेंज, तो यहाँ इतनी हाइट नहीं है, उसमें काफी गैप्स है और वहां से जो है विंड यहाँ इसके अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो है अल्तुनशान है और यहाँ पे तियानशान है, सॉरी यहाँ पे तियानशान है, यहाँ पे कुनलुनशान है। अब यहाँ पे तियानशान होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते और यहाँ पे जो है डेजर्ट्स है, टकलामकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, नदर्न साइड पे है ओडोस डेजर्ट। तो ये जो साइबेरिया से आने वाले ठंडे विंड्स है वो यहाँ पे इस डेजर्ट्स में आते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और फिर ये सारे विंड्स है यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी कि ये जो विंड है वो इस डेजर्ट से उसके फाइन ग्रेन्यूल्स, सैंड, जो भी कुछ है मतलब सारे उसके सैंड और ग्रेन्यूल्स यहाँ से अपलिफ्ट करके यहाँ पे डिपोजिट करते रहते हैं और इसकी वजह से इन ग्रेन्यूल्स, इन सैंड का जो है सेडिमेंटेशन होके, डिपोजिशन होके यहाँ पे ये प्लेट्यू क्रिएट हुआ है, इसे हम लोएस्ट प्लेट्यू कहते हैं, राइट। जनरली इस तरह से जो लोएस्ट प्लेट्यू डेवलप होते हैं दे आर वेरी फर्टाइल प्लेट्यूज। लॉरेशियन प्लेट्यू ये कनाडा का मैप है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो इसे लॉरेशियन प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर्स जो है उनके इरोजन से ये प्लेट्यू बना है, राइट। तो ये ग्लेशियली इरोडेड प्लेट्यू है लॉरेशियन प्लेट्यू। कटेंगा प्लेट्यू को मैं थोड़ा डिटेल में लूंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्सेज। यहाँ पे बीच में कटेंगा प्लेट्यू है। फिजिकल ज्योग्राफी में देखें तो यहाँ से दो रिवर जो है वहां ओरिजिन होती है। एक है कॉन्गो रिवर, यहाँ से नॉर्दर्न साइड से इस तरह से फ्लो होती है और अटलांटिक ओशन में मिलती है, और एक सदर्न साइड पे एक रिवर है जाम्बेजी, वो इस तरह से ओरिजिनेट होकर इंडियन ओशन में मिलती है। ये जो पूरा रीजन है यहाँ से इक्वेटर पास होता है। सो यहाँ पे जो पूरा रीजन है ये डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पे ये जो पूरा प्लेट्यू है वहां पे काफी सारे मिनरल्स रिसोर्सेज मिलता है, जैसे सिल्वर है, लीड एंड जिंक, इवन गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर, ये सब यहाँ पे जो है मिलता है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कटेंगा प्लेट्यू नहीं है, लेकिन अफ्रीका में से कई रीजन है जहाँ पे नया नया ये मिनरल एक्सप्लोरेशन हुआ है। पहले तो ये रीजन था जो यूरोपियन कॉलोनीज था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे काफी सारे मिनरल के जो एक्सप्लोरेशन हुए तो यहाँ पे उस मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के बाद उनको जो एक्सट्रैक्शन करना था वो ये कंट्री नहीं कर पा रहे क्योंकि ये काफी अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज हैं। तो इस कंट्री, ये सारे कंट्रीज है, उन्होंने भी जिस तरह हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाते हैं, ये जो कंट्री उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी है और दे आर आस्किंग फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंपनीज टू एक्सप्लोर दिस मिनरल्स। इस एक्सप्लोरेशन सबसे आगे है चाइना। चाइना जो है अब यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज में ये फाइनेंशियल एड दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एड दे रहा है और यहाँ पे काफी तादाद में उसने माइनिंग राइट्स पाली है। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है अफ्रीका में वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी है, क्योंकि चाइना क्या करता है, जो भी माइनिंग राइट्स उसे मिलता है वो माइनिंग राइट्स के साथ उस जगह के इन्वायरमेंटल लॉज को भी ब्रेक करता है। यानी कि उसका जो राइट्स होगा उससे ज्यादा माइनिंग करेगा, उससे ज्यादा वो फॉरेस्ट जो एरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। उतना ही नहीं, इन सारी कंट्रीज जो है जो पुअर है उनका सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि बाहर की कंट्रीज आए, एक्सप्लोर करें और वहां की लोकल पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन चाइना की पॉलिसी क्या है कि उसका 1/3 या 2/3 जो लेबर है वो चाइना से ही लेकर आती है। चाइनीज कंपनी चाइनीज लेबर के साथ यहाँ पर आती है और चाइनीज लेबर भी जो है यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन करती है और चाइनीज कंपनी पार्शियलिटी करती है इवन इन दी सैलरी पेमेंट। लोकल पॉपुलेशन के कंपेयर में चाइनीज लेबर को जो है ज्यादा सैलरी दी जाती है। यहाँ पे रिसेंटली एक इंसिडेंट्स भी होते हैं वहां पे जहाँ पे चाइनीज कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर से लोकल पॉपुलेशन पे फायरिंग भी की थी। तो ये चाइना की पॉलिसी है। इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया भी काफी इस रीजन में इंटरेस्टेड है।
लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो सिर्फ माइनिंग की नहीं, वो वहां के लोगों के लिए ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट में भी जो है ध्यान कर रहा है। उनके जो है हम टेली एजुकेशन देते हैं, वहां पे काफी जगहों पे सारी कंट्रीज में स्कॉलरशिप्स देते हैं। यहाँ पे जो है हम एग्रीकल्चर के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग कर देते हैं। इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन इंडिया जो है यहाँ पे टेलीमेडिसिन भी कर रहा है। वहां पे ये जो सारे अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे सबसे बड़ा कोई डिसीज जो है जिसकी वजह से उनकी मोर्टालिटी ज्यादा है वो है एड्स। और एड्स के जनरली जो मेडिसिन आती है यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिकन कंट्रीज से, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है दे आर वेरी अफोर्डेबल। और इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है एड्स की, उसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस कंट्रीज में की जाती है। एंड दे आर वेरी मच डिपेंडेड ऑन इंडियन जेनरिक एड्स मेडिसिन। इंडिया की इस सब चीजों की वजह से बहुत ही अच्छी गुडविल इमेज है अफ्रीका में, राइट। तो इंडिया और चाइना में ये डिफरेंस है। बट चाइना जो उसके पास काफी ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है, तो यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल एड जो है सभी कंट्रीज को वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू इंडिया। सो दिस इज दी अफ्रीका। अफ्रीका में अभी भी रिसोर्स के लिए काफी न्यूज में है, काफी सारे एक्सप्लोरेशन हो रही है। यहाँ साउथ अफ्रीका में भी गोल्ड और डायमंड पाए जाते हैं। यहाँ सुदान है, सुदान और साउथ सुदान में जो है पेट्रोलियम रिजर्व है। इंडिया ने दोनों जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है और पाइपलाइन भी क्रिएट की है फ्रॉम साउथ सुदान टू नॉर्थ सुदान। दिस इज द प्लेटो ऑफ माटो ग्रासो। ये जो है साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो कंट्री है दिस इज ब्राजील। यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है और यहाँ पे इंडीज है। और यहाँ पे जो है अमेजोन जो है फ्लो करती है। यहाँ से जो ऊपर से इक्वेटर पास होता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट बनते हैं उसे इक्वेटोरियल डेंस रेन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे उसके नीचे जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, इट इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड रिजर्व। That is the only thing about it. शान प्लेटू हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। ये म्यांमार है। यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से ये इस तरह से वो बॉर्डर कर रहा है। म्यांमार की अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो यहाँ पे एक इसकी इंपॉर्टेंट रिवर पास होती है, रिवर इरावती। इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ इंडिया में से भी निकलती है। फाइंड आउट दिस ट्रिब्यूटरी। और यहाँ पे उसकी ईस्टर्न साइड पे एक हाईलैंड है जिसे शान प्लेटू कहते हैं। यहाँ ऊपर तिबेटन प्लेटू से एक रिवर पास होती है, इसको कट करके यहाँ से अंडमान सी में मिलती है, वो है रिवर साल्विन। और ये जो शान प्लेटू है वहां से लीड, जिंक और सिल्वर मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली ये तीन जो मिनरल्स हमेशा साथ में मिलते हैं, कोई भी अगर माइन है तो तीनों एक ही साथ मिलते हैं। इस प्लेटू की और एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए फेमस है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में यहाँ पे स्पेसी पाई जाती है टीक। इंडिया में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्री पाई जाती है वो है साल, और म्यांमार में है जो उसे टीक कहते हैं। और ये टीक की जो वुड है वो फर्नीचर के लिए काफी फेमस होता है। बर्मिश टीक जैसे कहते हैं, उसके फर्नीचर जो बहुत फेमस है, वो जो टीक के फॉरेस्ट है वो इस शान प्लेटू में। तिबेटन प्लेटू वहां से मिनरल्स नहीं मिलते, लेकिन सराउंडिंग रीजन्स की जो वाटर रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो हमारा तिबेटन प्लेटू जो पूरा करता है। क्योंकि सराउंडिंग रीजन्स की मोस्टली द बिगेस्ट रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिबेटन प्लेटू। ये जो प्लेटू है दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, इवन द हाईएस्ट प्लेटू ऑन द वर्ल्ड। इसे उसे जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो इंडस रिवर है, वो माउंट कैलाश है। और यहाँ पे जो मानसरोवर है, यहाँ से जो है इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है इस तरह से। और इंडस रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी सतलज भी वही से माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है। गंगा को हम वहां से ओरिजिनेट नहीं कह सकते, गंगा और यमुना को, बिकॉज दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, उत्तराखंड, गंगोत्री और यमुनोत्री से। लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो तिबेटन प्लेटू से निकलती है। लाइक यहाँ पे जो है कोसी है, घग्गर है, ये रिवर्स जो है वो तिबेटन से निकलती है। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया अनदर इम्पोर्टेंट यारलंग जांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा, वो इस तरह से यहाँ से नियर माउंट कैलाश जो है ओरिजिनेट होती है और पूरा इस तरह टर्न लेके बांग्लादेश में मिलती है। और एक रिवर है रिवर इरावती, जो मैंने बताया म्यांमार की इम्पोर्टेंट रिवर। उससे भी इम्पोर्टेंट एक रिवर है साल्विन, जो इस तरह से यहाँ से निकल के शान प्लेटू को कट करती हुई यहाँ पे मिलती है। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर था तब बताया था साउथ ईस्ट रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर मेकोंग,
वो भी तिबेटन प्लेट्यू से निकल के इस तरह से साउथ चाइना सी में मिलती है। आप यहाँ पे देखें तो उसे बहुत सारी कंट्रीज में से पास होके ये रिवर निकलती है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और फिर जो है यहाँ पे फ्लो करती है। यहाँ पे उन सारी कंट्रीज के इम्पोर्टेंट सिटीज या कैपिटल्स भी लोकेटेड है। गो होम एंड चेक विच आर दिस सिटीज। चाइना की दो इम्पोर्टेंट रिवर यांगत्से एंड हवांगहे, ये भी तिबेटन प्लेटू से निकलती है। हवांगहे को रेड येलो रिवर भी कहते हैं और यांगत्से को रेड रिवर भी कहते हैं। तो all these important rivers of this southern India, southern Asia or southern Eastern Asia are originated from Tibetan Plateau. Tibetan Plateau सिर्फ इन रिवर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया के लिए उसका खास इम्पोर्टेंस है। इंडिया की मानसून जो भी हमारा सीजन है, मानसून में जो रेनफॉल आता है हमारा, उसमें पूरी पैटर्न में तिबेटन प्लेटू का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे उसके बेहतर में हम देखेंगे कि इंडिया में जो मानसून लाते हैं वो विंड यहाँ इस तरह से आते हैं, जिसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। इस तरह से इंडिया में वो समर सीजन में ही अट्रैक्ट होते हैं। विंटर सीजन में ये विंड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ रहती है, लेकिन समर सीजन में ये विंड्स जो है वो इस तरह से साउथ टू नॉर्थ बनते हैं। और उसका इस डायरेक्शन में आने के लिए तिबेटन प्लेटू में लो प्रेशर क्रिएट होना बहुत जरूरत है। वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये विंड सदर्न साइड से इस तरह उस पर जो अट्रैक्ट होता है, राइट, और इसी की वजह से हमारे यहाँ जो है बारिश होती है। तो हमारे पूरे मानसून के लिए भी तिबेटन प्लेटू इम्पोर्टेंट है। पाथोलिथ जो होता है वो जनरली ग्रेनाइट से बने होता है। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जब कोलिशन होता है तब ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट होती है और उसके बेसाल्ट का ग्रेनाइट में कन्वर्जन होता है। बट साथ में जब ये कॉन्टिनेंटल मास के साथ यहाँ पे जब कोलिशन होता है तब उसकी भी यहाँ पे सेडिमेंट रॉक्स जो है, एंडेसेटिक रॉक्स, उनके बीच में भी क्रशिंग होता है और वो भी इस प्लेट के साथ यहाँ नीचे मेंटल तक पहुंच जाता है। और उस एंडेसाइटिक का वहां पे टेम्परेचर में जब उनकी मेल्टिंग होती है तब एंडेसाइटिक जो होता है वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सबसे लाइटेस्ट है, इसलिए ऊपर जाने के लिए वो फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसका इवोपरेशन हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और वो काफी हद तक जो है विस्कस होने की वजह से यहीं पे जो है ट्रैप हो जाता है और वो कभी भी ऊपर इस तरह से एंडेसाइटिक की तरह वो एक्सपोज नहीं हो पाता। लेकिन ये जो होता है बैकबोन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जिससे हम पाथोलिथ कहते हैं। ये जो है पाथोलिथ हम वोल्केनिज्म जब पढ़ेंगे तभी भी आएगा, सो जस्ट कीप इन माइंड। हमने देखे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, नाउ विल मूव टुवर्ड